प्यारे बच्चों नमस्कार। हिंदी विषय में 10वीं कक्षा में हम पढ़ रहे थे काव्य भाग। इससे पहले वीडियो में प्यारे बच्चों हम कन्यादान कविता को आदि पढ़ चुके थे। अब हम कन्यादान कविता के अगले भाग को पढ़ते हैं। हमने आपको बताया था कि जो कन्यादान कविता है, इस कविता में जो कवि हैं ऋतुराज जी, उन्होंने बताया कि किस तरह से समाज में स्त्रियों की जो परंपरा चली आ रही है, लड़कियों की जो परंपरा चली आ रही है, वह किस प्रकार से है। प्रस्तुत कविता में हमने आपको पहले भी समझाया था और फिर से समझा देते हैं कि स्त्री जीवन के प्रति कवि की गहरी संवेदनशीलता प्रकट हुई है। इस कविता में कवि ने स्त्री के लिए कोमलता के गौरव में छिपी हुई कमजोरी का उपहास का विरोध किया है और कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के, हमने बताया था आपको, संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिकता है। लड़की नादान है, भोली है, सरल है, उसे दुनियादारी का ज्ञान नहीं है, उसका विवाह किया जा रहा है, उसे जीवन में कभी दुख कष्ट माता पिता के घर उठाए नहीं, उसने केवल और केवल सदा जीवन में सुखों का आभास रहा है, उसने दुख कभी जीवन में बाँचे ही नहीं, ये भी बताया है। तो आइए प्यारे बच्चों, कन्यादान कविता को एक बार फिर से हम आगे से स्टार्ट करते हैं, शुरू से पढ़ते हैं। कितना प्रमाणिक था उसका दुख, कितना प्रमाण के साथ था माँ का दुख कि लड़की को दान में देते वक्त, हमने ये पढ़ा था, माँ को बेटी को दान में दे रही है, अर्थात उसका विवाह कर रही है, जैसे मानो किसी की अंतिम पूंजी कोई किसी को दे रहा हो। उत्प्रेक्षा अलंकार, ऐसा लग रहा है जैसे माँ अपनी अंतिम पूंजी किसी को दान कर रही हो, ऐसा लगा। लड़की अभी सियानी नहीं थी और ऋतुराज ने कहा लड़की के बारे में, लड़की की विशेषताओं के बारे में बताया, लड़की की विशेषताओं के बारे में समझाया कि लड़की अभी इतनी ज़्यादा समझदार नहीं हुई थी, अभी इतनी भोली सरल थी, इतनी भोली भाली वह सरल थी, सरल विचारधाराओं की थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, उसे सुख का आभास तो था, सुख तो पता था, हमने बताया था आभास क्योंकि विवाह के बाद तुझे सुख मिलेगा, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। अर्थात उसने जीवन में कभी माता पिता के घर दुख कष्ट उठाए ही नहीं थे, दुख बाँचने से अभिप्राय दुख नहीं उठाए थे। पाटिका थी वह धुंधले प्रकाश की। देखो कल्पना कीजिए आप कि पहले तो बाल विवाह कर देते थे, बहुत कम आयु के अंदर कन्यादान होता था, उस समय और भी ज़्यादा पीड़ा होती थी, और भी माँ को सबसे ज़्यादा पीड़ा होती थी कि बाल्यावस्था के अंदर विवाह कर देना, बाल्यावस्था में जाकर उसे दूसरा घर बसाना, कितनी कठिन परिस्थितियों के बीच एक लड़की को अपना जीवन संवारना पड़ता था, सुंदर बनाना पड़ता था। उस समय माँ के लिए बड़ी दिक्कत बढ़ जाती थी कि बेटी को किस तरह ज्ञान दूँ, लेकिन दुख वाचना नहीं आता था, उससे दुख नहीं उठाया था कभी भी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, वह पढ़ने वाली थी ऐसे जैसे कोई धुंधले प्रकाश में कुछ तुकों को, कुछ लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ रहा हो, कुछ तुक और कुछ लयबद्ध पंक्तियों का अनुसरण कर रहा हो। माँ ने कहा पानी में झांककर, प्रश्न आ गए। यहाँ तक हमने पहले प्यारे बच्चों पढ़ लिया था, अब हम यहाँ आ गए हैं। माँ ने कहा, माँ ने शिक्षा देते हुए बेटी को कहा पानी में जाकर अपने चेहरे पर मत रीझना। ये सीख दी है, ये शिक्षा दे रही है माँ। माँ ने कहा पानी में जाकर अपने चेहरे पर मत रीझना। बेटी को शिक्षा देते हुए माँ कह रही है विवाह के समय, उसका कन्यादान करते समय, कि कभी अपने चेहरे पर इतनी ज़्यादा प्रसन्नचित मत हो जाना कि दूसरों का सम्मान ही करना भूल जाए। माँ ने कहा अपनी सौंदर्यता पर, चेहरे पर इतना मत रीझना। दूसरा कारण कि जो माँ ने कहा पानी में जाकर अपने चेहरे पर मत रीझना, क्योंकि पानी में देखने से पानी आगे की तरफ जान भी ले लेता है। अर्थात इतनी ज़्यादा प्रसन्नचित होकर के ये मत सो जाना कि मेरे जैसा जीवन, मेरे जैसा आसपास कोई नहीं है, तो वो जीवन में एक आपके असमान यानी कि मतलब आपको दुख का कारण भी बन सकता है।
आग रोटियां सेकने के लिए है। माँ ने शिक्षा दी कि बेटी आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, जलने के लिए नहीं होती है। आग का सद्कर्म के लिए प्रयोग होता है, सच्चे कामों अच्छे कामों के लिए प्रयुक्त होता है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक वर्मों की तरह से हैं। वस्त्र और आभूषण तो माँ ने समझाया बेटी को कि शाब्दिक वर्मों की तरह से हैं। शब्दों का जैसे भ्रम होता है, ऐसे जैसे कि वस्त्र और आभूषण तो बदलते रहते हैं, उनका चलन बदलता रहता है। आप इतनी ज़्यादा प्रसन्न हो जाओ कि आपके पास बहुत ज़्यादा वस्त्र और आभूषण है, ये आपकी भूल है, क्योंकि ये तो बंधन है स्त्री जीवन के। ये तो स्त्री जीवन को रोकने के लिए होते हैं, उसके लालच के लिए होते हैं, उसको बांधने के लिए होते हैं। उन पर ज़्यादा प्रसन्नचित मत होना। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। हमारी लड़की तो रहना, लेकिन जिस तरह से एक लड़की के अंदर जो नादानी होती है, भोलापन होता है, वो मत रखना। और समाज की जो विपरीत परिस्थितियों की, समाज की जो चोट है, उसकी शिकार मत होना। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी, माँ ने कहा लड़की तो रहना, लेकिन लड़की बन करके जो विकट परिस्थितियों को सहन मत करना, उनका समाधान करने का प्रयास करना। तो प्यारे बच्चों, इसके प्रश्न भी बनते हैं, प्रश्न भी हैं इसके। तो हम एक बार इन पैरों के प्रश्न पर एक दृष्टि डाल देते हैं कि जैसे कि आपके लिए हमने पहला पैरा तो पढ़ा था, और दूसरा पैरा है उसमें कोई, जैसे माँ ने कहा पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। इसके लिए जैसे प्रश्न बनेगा तो हम बताते हैं, माँ ने बेटी की को झूठी प्रशंसा में न आने की सीख क्यों दी। झूठी प्रशंसा, यही तो मैं आगे बताया था हमने। देखो, माँ ने अपनी बेटी को झूठी प्रशंसा में न आने की सीख दी है, क्योंकि प्रशंसा भरे शब्द व्यक्ति को बुलावे में डाल देते हैं और वे धीरे धीरे उनके बंधनों में बनने लगता है। माँ नहीं चाहती कि उसकी बेटी के साथ भी यही या इस प्रकार का व्यवहार हो। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न है, इन पंक्तियों में कवि का कौन सा भाव व्यक्त हुआ है। इन पंक्तियों में कवि का ये भाव व्यक्त हुआ है कि स्त्रियों को अपनी प्रशंसा सुनकर आत्ममुग्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें हानि होती है। इसके कारण वे अप्रत्याशित रूप से स्वयं ही अनेक बंधनों में बन जाती हैं और उनमें शोषण का कारण बनना पड़ता है। कौन सी वस्तुएं स्त्री जीवन को बंधन में डालती हैं। सुंदर वस्त्र आभूषण स्त्री जीवन को बंधन में डाल देते हैं, उसे बांध देते हैं। अगला प्रश्न भी इसी में, लड़की का अपने चेहरे पर रीझना हानिकारक क्यों है। देखो प्यारे बच्चों, लड़की का अपने चेहरे पर रीझना हानिकारक है क्योंकि वह अपनी सुंदरता की प्रशंसा किए जाने पर प्रसन्न उठती है, जिसका परिणाम यह होगा कि बंधनों से बंधकर चुकाना पड़ता है। वह घर की चार दीवारी से सिमट कर रह जाती है और वे परंपराओं का निर्वहन करते करते उसके जीवन बीत जाता है। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न है इसी के अंदर कि वस्त्र और आभूषण के प्रति नारी का आकर्षण स्वाभाविक क्यों होता है, इनके प्रति आकर्षण क्यों होता है। तो आप बताएंगे कि इस हमारे पुरुष प्रधान समाज में नारी को वस्तु के रूप में देखा जाता है, उसे जन्म के बाद ही विशेष प्रकार के बंधनों में जकड़ दिया जाता है। वस्त्र आभूषण आदि बाह्य आडंबरों में वह उलझी रहे, पुरुषों के हाथों की कठपुतली बनी रहे। ऐसे ही संस्कार उसके बचपन में ही डाल दिए जाते हैं। उसकी मानसिकता ऐसी बना दी जाती है कि उसे श्रृंगार जैसी चीज़ें जो वास्तव में बंधन ही हैं, वो बंधन में पड़ी रहती है। और इसका तीसरा प्रश्न है, यानी छठा प्रश्न है इस पैरे का प्यारे बच्चों, कविता में आग के माध्यम से समाज को किस समस्या की ओर संकेत किया गया है। कवि ने कविता में आग के माध्यम से समाज में व्याप्त दहेज प्रथा की समस्या से अवगत करवाया गया है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से यहाँ पर ये आपके लिए व्याख्या थी और
यहाँ पर जो प्रश्न हैं ये अभ्यास के हैं। इसमें काफ़ी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनते हैं जो परीक्षा में बार बार आते रहते हैं। वैसे आपको जब कविता पढ़ने के बाद किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको किसी प्रकार का प्रश्न बनो उसका सटीक उत्तर देने की क्षमता आप में होनी चाहिए। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना। देखो इस लास्ट में आया था कि ऐसा क्यों कहा होगा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। ये बात तो हमने अभी अभी अंत में आपको अवगत करवाई थी कि माँ ने बताया कि लड़की शालीन होती है, परंतु वो बताया अक्सर उसकी शालीनता और कोमलता उसकी कमजोरी मान लिया जाता है। उन्हें अबला समझकर उसके ऊपर अनेक अत्याचार किए जाते। इसलिए माँ विवाह के उपरांत विदा कर रही बेटी को समझाती है कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना, शालीनता के गुणों को सजोकर रखना और सबका सम्मान करना, परंतु लड़कियों जैसी कमजोर मत दिखना और किसी के अत्याचारों को सहन मत करना। अन्याय हो तो चुप मत रहना, अन्यथा सभी तुम्हें दबा कर रखेंगे और तुम सदैव शोषण की शिकार बन जाओगी। आग रोटियां सेकने के लिए, आग रोटियां सेकने के लिए इसमें बताया कि जलने के लिए नहीं। इसका आंसर क्या देंगे हम, इसके माध्यम से क्या कवि आग रोटियां सेकने के लिए, जलने के लिए। इन पंक्तियों में समाज स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है, किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है। प्यारे बच्चों देखो इसके अंदर बताया गया है कि आग, इन पंक्तियों के समाज में स्त्री की उसकी स्थिति की ओर संकेत किया गया है जिसमें दहेज के लोभी दानव रूपी मनुष्य स्त्रियों को अग्नि की भेंट चढ़ा देते हैं या फिर अत्याचार पूर्ण व्यवहार करते हैं को अपनाकर उसे आग में जलाकर आत्महत्या करने के लिए विवश कर देते हैं, उसकी ओर किया गया है। माँ ने बेटी की सचेत करना क्यों जरूरी समझा। माँ ने बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि अभी वह सियानी नहीं हुई, उसको अभी दुख की सही पहचान नहीं। यदि वह सचेत रहेगी तो विपरीत स्थिति आने पर भी उसकी समस्या का मुकाबला कर सकेगी, मुकाबला कर लेगी। न वह अपने जीवन में तुच्छ समझकर आग में जलेगी और न ही दूसरों को ऐसा करने देगी। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की इंपॉर्टेंट प्रश्न। इन पंक्तियों में पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आई है, जो उभर कर आ रही है, उसे शब्दबद्ध कीजिए, उसे अपने शब्दों में बांध दीजिए। देखिए कि वह लड़की सरल स्वभाव की प्रतीत होती होगी, उसे केवल थोड़े से सुखों का एहसास होता होगा, जीवन के यथार्थ और दुखों की उसे तनिक भी पहचान नहीं होती होगी, उसे बस जीवन के सुलझे हुए पंथों को ही चलना आता है। वे मधुर कल्पनाओं के लोक में विचरण करती है और रूप सौंदर्य के संसार में बाहर नहीं निकल पाती है। वे ससुराल में बहू की चुनौतियां जिम्मेदारियों से उसके संघर्षपूर्ण जीवन को बिल्कुल अनभिज्ञ होती होगी। इनकी काफ़ी बातें हैं। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, शुरू में आया था ये। बेटी का लगाव माँ से सबसे अधिक होता है, सबसे ज़्यादा होता है। देखिए वह उसके सबसे निकट एवं उसके सुख दुख की साथी होती है, वह उसके सबसे निकट रहती हमेशा ही। माँ भी अपनी बेटी की पूंजी की तरह सहेजकर पालती और पोसती है और विवाह के बाद यह पूंजी भी जाने वाली होती है। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए रख रही है क्योंकि उसके जाने के बाद कौन उसको सुख दुख की पूछेगा, वह अपने मन की बात किससे कहेगी, इसलिए उसे अंतिम पूंजी लग रही है। यहाँ पर माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी, मैंने बताया था ना, ये अंतिम पैरा आया था। माँ ने अपनी बेटी को परंपरागत आदर्शों से, स्वाभाविकताओं से हटकर जीवन जीने की सीख दी है। कहा कि सामान्य लड़की की तरह चेहरे की सुंदरता पर मत रीझना, वस्त्र और आभूषण स्त्री जीवन के बंधन होते हैं,
अतः इसे सच समझते हुए सावधान होकर इनका प्रयोग करना। एक लड़की की तरह शालीन और उपयुक्त आचरण करके जीना, परंतु अपने ऊपर होने वाले अन्याय और अत्याचार का विरोध करना। अत्याचारों को अपने जीवन के नियति मानकर सहन मत करना, बल्कि डटकर उसका प्रतिकार करना। माँ ने लड़की को जीवन के कटु सत्य के प्रति सचेत किया है। आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? कहाँ तक उचित है ये बात? देखिए, हमारी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना अनुचित है। कन्या कोई वस्तु नहीं है, बल्कि उसका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है। साथ ही विवाह के बाद भी स्त्री को अपने मायके से वैसा ही संबंध रखना चाहिए जैसा पहले था। वह पराई नहीं बनानी चाहिए और न बननी चाहिए। जब लड़का लड़की एक समान हैं, तो कन्या के साथ ही दान क्यों ऐसा व्यवहार हो? क्यों उसके साथ दान की बात करें? वर के साथ क्यों नहीं? दोनों जीवन रूपी गाड़ी की समान पहिए हैं। अतः कन्या के साथ दान शब्द का प्रयोग सर्वदा बिल्कुल अनुचित है, गलत है। यानी कि यह प्रश्न है, पाठ्येतर सक्रियता स्त्रियों को सौंदर्य के प्रतिमान बना दिया जाता है, उसका बंधन बन जाता है। इस विषय में कक्षा में चर्चा कीजिए। देखो, स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बनाकर उसके प्रशंसा करके उसे अपनी इच्छा अनुसार मानसिकता एवं विचारों में डालने की कोशिश पुरुष समुदाय द्वारा की जाती है। वास्तव में एक सामंतवादी दृष्टिकोण है, विचारधारा है, जो स्त्रियों को मामले में सिर्फ उसकी सौंदर्य तक ही सीमित रहता है। सौंदर्य उन्मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है। वह तथ्य स्त्रियों के लिए उतना ही सही है जितना पुरुषों के लिए। स्वतंत्र व्यक्तित्व के अभाव में स्त्रियां अपने सौंदर्य को बनाए रखने में हेतु अपने अस्तित्व को ही भूल जाती और सर्वदा अवांछित बन जाता है, गलत बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से ये कविता भी आपकी पूरी हो गई। इसके सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखें। ये प्रश्न हम आपको भेज देंगे और सुंदर सुंदर लिखाई लिखें। प्रश्न आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। अपनी कॉपी साथ साथ बनाते रहिए, कॉपी को सुंदर सजाते रहिए। कॉपी को अपने तरीके से, आपके लिए यह कॉपी बहुत ज़रूरी होगी। इसी पर सारा कार्य आधारित होगा। नमस्कार।